नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है या हमें शुरुआत करनी है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर आप यूनिट 7 की सीरीज़ भी लेकर आइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूनिट 7 की सीरीज़ लाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। अभी प्राथमिक उद्देश्य है यूनिट 9 को अच्छे तरीके से कवर कराना। यूनिट 7 दोस्तों मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स 2022 के पहले कंप्लीट हो पाएगी। यदि 50% कंप्लीट भी हो पाती तो उसका प्रयास किया जाता, और जब हम बनाएंगे ही तो पूरी अपडेट जानकारी के साथ उसे बनाएंगे। इसलिए यूनिट 9 को एग्ज़ाम के पहले कवर कराना बहुत मुश्किल है। 40-50% भी यदि कवर कराने की पॉसिबिलिटी बनती तो मैं प्रयास कर लेता कि चलिए 40-50% ही सही आपके लिए एग्ज़ाम के पहले कवर करा दें, लेकिन टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है और यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी होती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। तो यूनिट 7 का फिलहाल मैं आपसे किसी भी प्रकार से प्रॉमिस नहीं करता। हमें फोकस करना है सबसे पहले यूनिट 9 पर, और फिर यदि कुछ बचेगा तो अलग अलग टॉपिक के वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दोस्तों, भारत के इंदौर शहर में 2017 में पहली बार रोबोट का उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में किया गया। मैंने तो आपसे कमेंट सेक्शन में भी इस प्रकार का प्रश्न पहले ही पूछ लिया कि एमपी का कौन सा शहर है जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। एआई बेस्ड रोबोट की बात आपसे यहां पर की जा रही है। तो अब तो आपको आंसर भी मिल गया दोस्तों, वह शहर है इंदौर। और 2017 में पहली बार रोबोट का उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में इंदौर शहर में किया गया। फिर बारी आती है वर्ष 2018-19 की। दोस्तों, बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन का प्रोविज़न किया गया। ध्यान रखें, 2018-19 के बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन का उपबंध किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और 2018-19 में ही नीति आयोग के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्यान रखें, सबसे पहले उपबंध कब किया गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, तो बजट 2018-19 में पहली चीज हो गई। दूसरी बात, नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो वह भी दोस्तों वर्ष 2018-19 में किया गया। इन दो बिंदुओं को आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन राइज आयोजित किया गया। ध्यान रखें, राइज का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2020 में किया गया। यदि बात करें राइज के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको राइज का फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। इसलिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी इसको लिख के बता दें ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। और ये क्या है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है जो कि 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर बारी आती है कि किस सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष या एआई ईयर घोषित किया? तो ध्यान रखें, वर्ष 2020 को तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया। फिर बारी आती है
भारत की एआई रणनीति की, इसे किस नाम से जानते हैं? तो भारत की एआई रणनीति को एआई फॉर ऑल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। इस बिंदु को भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखें 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिल्ली में प्रारंभ किया गया। ठीक। फिर भारत में कर्नाटक राज्य का बेंगलोर और हैदराबाद शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर आप दोस्तों कॉमन सेंस के बेस पे भी आंसर कर सकते हैं। दोस्तों बेंगलोर को तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली की संज्ञा क्यों दी जाती है? सिलिकॉन वैली में ऐसा खास क्या है और बेंगलोर में ऐसा खास क्या है? दोनों में ऐसी क्या समानताएं हैं कि दोनों की हमने कंपैरिजन कर ली या हमने भारत के बेंगलोर की तुलना सिलिकॉन वैली से कर ली? आपको दो चीजें बतानी है कि जो सिलिकॉन वैली है विशेषता बताएं वहां की, और ये कहां पर स्थित है उस स्थान को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर बारी आती है 2022 में स्कूली शिक्षा में एआई को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ध्यान रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश ने 2022 में क्या कर दिया? मध्य प्रदेश ने किया कि स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने लग गया, और ऐसा करने वाला हमारा प्यारा मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना या देश का पहला स्टेट बना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर ली? हमने सबसे पहले देखा था कि भारत के इंदौर शहर में 2017 में पहली बार रोबोट का उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में किया गया। फिर बजट 2018-19 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन का प्रोविजन या उपबंध किया गया। फिर देखा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2018-19 में किया गया। फिर हमने देखा कि 2020 या अक्टूबर 2020 में दोस्तों नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइज नाम से किया गया था। राइज का फुल फॉर्म हमने देखा था, जो होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। दोस्तों ध्यान रखना है आपको। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात हमने जानी थी कि तेलंगाना सरकार ने तो दोस्तों 2020 को एआई वर्ष ही घोषित कर डाला था। किस सरकार ने किया था? तेलंगाना सरकार ने किया था। क्या किया था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया था। किस सन को किया था? 2020 को किया था। यदि हम बात करें भारत की एआई रणनीति की, तो इसे एआई फॉर ऑल के नाम से जानते हैं। सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं एआई फॉर ऑल। यदि आपसे हिंदी में पूछा गया आपके ऑप्शन में, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। फिर बारी आती है दोस्तों स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कब शुरू हुआ? 2020 में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में शुरू हुआ। उम्मीद है इतनी चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। और बात करें कॉमन सेंस वाले फैक्ट की, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो दोस्तों कर्नाटक का बेंगलोर और हैदराबाद प्रमुख केंद्र हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों तुलना करते हैं बेंगलोर की हम सिलिकॉन वैली से? सिलिकॉन वैली कहाँ है? इन सब के आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, आपसे हम अपेक्षा करते हैं। ऐसी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर देना चाहिए, जिससे हमें भी लगता है कि ठीक है, बाकी लोगों की भी सहायता होती है। मान लो किसी को आंसर नहीं पता और धोखे से उसने कमेंट सेक्शन पर अपनी निगाहें लगा ली, तो उसका भी फ़ायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने पब्लिक सर्विस भी कर दी, जो आपको सिलेक्शन के बाद करनी ही है। यदि आप ऐसी अप्रोच के साथ आंसर करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। तो बस इन्हीं परिवर्तनों के लिए आप कमेंट बॉक्स को ओपन करें और एक कमेंट बढ़िया से कर दे, यदि आपको जानकारी है तो। यदि जानकारी नहीं है तो एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली पता होगी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो इसका कमेंट कर सकते हैं, नहीं लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं।
सुझाव हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, पीडीएफ की आप सभी लोग बहुत डिमांड करते हैं, क्या सर पीडीएफ मिलेगा? तो दोस्तों पीडीएफ का प्रोविज़न हमने यहाँ पर नहीं रखा। पीडीएफ आपको इस पुस्तक का नहीं दे सकते, आपको पुस्तक मार्केट से ही परचेज करनी होगी। आप ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, पीडीएफ इसलिए नहीं क्योंकि जिस राइटर ने बुक को पब्लिश किया है या जिस पब्लिकेशन की पुस्तक है, उसने आपके लिए इतनी सुविधा दी कि हमें अनुमति दे दी आपके लिए उनकी पुस्तक का यूज़ करके वीडियोस बनाने के लिए। तो यही हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है ना? यदि हम इस पुस्तक का पीडीएफ आपको देंगे तो फिर ये चीज़ सही नहीं होगी। इसलिए आपको पीडीएफ की डिमांड ना करते हुए बढ़िया से कमेंट करें, आप बता दें सिलिकॉन वैली के बारे में जो आपसे पूछा गया, ठीक है? और पुस्तक को आप नज़दीकी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, आप पुस्तक को पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड पढ़ने की थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती है लगातार स्क्रीन के सामने बैठने की। यदि कोई एक्सेप्शन है तो फिर अलग बात है, अपवाद की चर्चा नहीं की जा रही है ना? यदि आप परचेज करते हैं तो पेपर फॉर्मेट में पुस्तक को पढ़ने का अलग ही मज़ा है, आप बढ़िया तरीके से मार्क कर पाएंगे। या फिर आपको फिर ऐसा टैब लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम आपको वीडियो बना रहे हैं, तो फिर तो दोस्तों इससे अच्छा आप पुस्तक ही परचेज कर लें। आप एक टैब परचेज करेंगे, उतने में काफ़ी सारी पुस्तक आप परचेज कर लेंगे। इससे बेटर है कि आप मार्क करने के हिसाब से पुस्तक खरीद लें, है ना? तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, हर एक चीज़ में। ठीक, फिर बारी आती है एग्ज़ाम हेल्प की। आपके लिए यहाँ पर एक ये पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें बताई गई है मज़े के लिए। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है हंसी मजाक करते हुए कि टॉम वाज द फर्स्ट गाय लूजिंग हिज जॉब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर जो है टॉम, इनके ऑनर बोल सकते हैं, या इनके यहाँ पर टॉम रहता था, लेकिन जब से ये रोबोटिक बिल्ली आ गई इन्होंने टॉम को घर से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम ऐसा पहला जीव था जिसके लिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, इसको तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, खुद ही आपको समझ लेना था। फिर बारी आती है दोस्तों एग्जाम हेल्प की। काफ़ी चर्चा कर ली हमने पीडीएफ को लेकर, है ना? अब जल्दी जल्दी फिर से कंटेंट पर वापस आते हैं एग्जाम हेल्प पर। एग्जाम हेल्प में आपसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों? जून 2019 में ओसाका में संपन्न। बताएं दोस्तों ओसाका किस देश में स्थित है? जून 2019 में ओसाका में संपन्न 2020 नहीं दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में। कब? जून 2019 में ओसाका में हुए G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा एआई को महत्व देते हुए 5I का प्रोत्साहन देने की बात कही, जो इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर 5I को प्रोत्साहन होना चाहिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है? तो 5I क्या थे? 5I में शामिल था इंक्लूसिवनेस मतलब समावेशन, इंडिजिनाइजेशन अर्थात स्वदेशीकरण, इनोवेशन अर्थात नवाचार, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना में निवेश, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो दोस्तों ये सारी बातें शामिल थी 5I में, इतना आप ध्यान रख लें। फिर दोस्तों अब बात आ रही है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग की बात आ रही है, एप्लीकेशंस की बात आ रही है, किस प्रकार से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है या किया जा रहा है। दोस्तों पहले जो हमने अनुप्रयोगों की चर्चा की थी वो एकदम जनरल पर्सपेक्टिव से की थी। उम्मीद है आपको पता होगी, शुरुआत में हमने इसके पहले वाले वीडियो में अनुप्रयोग देखे थे। मैंने आपसे कहा था इस प्रकार से अनुप्रयोग आप अपने मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वहाँ पर उदाहरण नहीं थे, तो उदाहरण आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, और यहाँ पर ये लक्ष्मी रोबोट की बात की जा रही है, यह पहला बैंकिंग रोबोट है। तो जब भी आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करेंगे तब आप उदाहरण में लक्ष्मी रोबोट को ज़रूर लिखेंगे। एग्जाम्पल देने से आपकी कही गई बात में, आपके लिखे गए उत्तर में प्रामाणिकता आती है, इसलिए आपको हमेशा अपनी बातों को पूरी प्रामाणिकता के साथ रखना है।
ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर पाए और आपकी व्यक्तित्व की खासियत बन जाए कि बिना प्रमाण के आप किसी भी बात को एवं ही ना कह दें, वो चीज़ बहुत गलत होती है। तो ये चीज़ें भी आप अपनी हैबिट में शामिल कर लें। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी की। तो दोस्तों लक्ष्मी क्या है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। ध्यान रखें, पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? वह है लक्ष्मी। फिर इसे 2016 में तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया और यह रोबोट अंग्रेजी भाषा में बात करने हेतु सक्षम है। यह बैंक से संबंधित इंटरेस्ट रेट, अकाउंट बैलेंस, ड्यू ईएमआई, डाटा, डेट आदि से जुड़ी जानकारी देने में सक्षम है। ठीक है, लक्ष्मी भारत का पहला बैंकिंग रोबोट तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक द्वारा कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2016 में इसे लॉन्च किया गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है रोबोटिक या ट्रैफिक रोबोट सिस्टम की। ठीक, ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट की हमें बात करनी है। कहाँ लगाया गया इसकी चर्चा हमने कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार क्या रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया। कब किया गया था? जून 2017। जून 2017 आपको ध्यान रखनी है। भाई कैसे कर लेता है ये रोबोट ऐसा? तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसमें कैमरा, टाइमर, लाइट सिस्टम आदि लगे हुए हैं जिन्हें रेड लाइट वायरलेस सिस्टम से अटैच किया गया है। इन सारे फीचर या चीज़ों के कारण ये इस प्रकार के काम को अंजाम दे सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। फिर बारी आती है व्योम मित्र की। यार ये क्या है? दोस्तों भारत की एआई आधारित अर्धमानवीय महिला रोबोट है। कौन? व्योम मित्र। दोस्तों सुनने में आपको लगेगा कि अर्धमानवीय पुरुष रोबोट है, लेकिन दोस्तों नाम से यहाँ पर आप डिसाइड ना करें बातों को, ध्यान रखें। व्योम मित्र अर्धमानवीय महिला रोबोट है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। संस्कृत में व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष। इसे 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखें, जो व्योम मित्र है उसे किसने लॉन्च किया? उसे इसरो ने लॉन्च किया। गगनयान मिशन के लिए इसे तैयार किया गया। किसे तैयार किया गया? व्योम मित्र को तैयार किया गया। फिर बारी आती है आस्क दिशा की। यह एआई आधारित चैटबॉट है। क्या? आस्क मतलब पूछना, तो चैटबॉट आपने सुना होगा, चैट जीपीटी, वो भी तो एक चैटबॉट ही था। उससे प्रश्न पूछते हैं, वो आंसर करता है लिखित फॉर्म में। तो दोस्तों जो आस्क दिशा है यह एआई आधारित चैटबॉट है। इसका निर्माण आईआरसीटीसी अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। इसका आस्क दिशा का दिशा हम पूछते हैं ट्रेन में जाने के लिए, किस दिशा से ट्रेन आ रही है, किस दिशा में जा रही है, जहां जाना है वह किस दिशा में है। तो वहां से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। दिशा के बारे में पूछना, कब पूछोगे आप दिशा के बारे में? जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होगे। ठीक, फिर इसे 2018 में कस्टमर से अंग्रेजी भाषा में बात करने के लिए लॉन्च किया गया, परंतु वर्तमान में यह हिंदी भाषा में बात करने में भी सक्षम है। वही हिंदी भाषा की प्रोग्रामिंग भी आस्क दिशा में कर ली गई है। लॉन्च कब किया था? 18 में किया था, इस उद्देश्य से कि कस्टमर से अंग्रेजी भाषा में बात कर लेगा। लेकिन भाई स्मार्ट हो गया, इसने हिंदी भाषा में बात करना भी सीख लिया। यहाँ पर देख लें दोस्तों आस्क दिशा। फिर बारी आती है कैंपा की। कैंपा क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है। देखिए बाजू में आप, यह बेंगलोर के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कर्नाटक पर्यटन के बारे में जानकारी देता है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, फिर बारी आती है राडा की। ये राडा क्या है दोस्तों? इसका निर्माण टाटा सिंगापुर संयुक्त उद्यम एयरलाइन विस्तारा एयरलाइंस द्वारा किया गया। राडा क्या है? प्रश्न सीधा आएगा तो आपको लगा देना है रोबोट है, और ज़्यादा पूछे तो बाकी चीज़ों की भी चर्चा हम कर ले रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाने वाला रोबोट है। कहाँ पर लगा हुआ है राडा? दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा हुआ है।
इस रोबोट का निर्माण पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया थीम के आधार पर किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है आत्मन एआई रोबोट की। दोस्तों किस किस ने बनाया? DRDO प्लस CAIR। दोस्तों CAIR का फुल फॉर्म हमें कमेंट में आप जल्दी से बता दें, और DRDO की स्थापना बता दें। ठीक, तो DRDO और CAIR द्वारा किसका? आत्मन एआई रोबोट का निर्माण किया गया। कोविड-19 प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरा लेने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ताकि प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर जांच की जा सके और कोविड का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। फिर हम बात करते हैं अन्य एआई आधारित रोबोट की। तो दोस्तों मित्र, यह भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे बेंगलोर के रोबोटिक कंपनी इन्वेंटो रोबोटिक्स ने बनाया। किसने बनाया इसे? बेंगलोर की एक कंपनी है इन्वेंटो रोबोटिक्स, उसने बनाया किसको? ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है मित्र। फिर कैप्टन अर्जुन, इसे रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पुणे रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग के लिए लगाया था। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है दोस्तों। ठीक, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट की। इनकी चर्चा भी हमें करनी है। सबसे पहले बात करेंगे सीरी की। लॉन्च 2011 में, पेरेंट कंपनी में है एप्पल इंक। यह किसने बनाया? तो सीरी को एप्पल इंक ने बनाया, एप्पल कंपनी का है। 2011 में इसे लॉन्च किया गया। फिर कोर्टाना दोस्तों 2014 में लॉन्च, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। पेरेंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। दोस्तों लोगो आप खुद से देख लें, अब इसको मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ आपको, तो इतना आपको ही करना पड़ेगा। लोगो आप ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आप कभी ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आप गैस कर पाएँ कि यहाँ पर ये एप्पल कंपनी से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से है, अमेजन से है, सैमसंग से है। इतनी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली समझ पाएँ। फिर बात आती है अलेक्सा की। सभी जानते होंगे अमेजन का है, 2014। आपको इनको याद रखना है। कोर्टाना अलेक्सा 2014 के हैं। जो कोर्टाना है वह माइक्रोसॉफ्ट का है, और अलेक्सा हम सभी जानते हैं अमेजन का है। फिर बिक्सबाई किसका है? सैमसंग का है, 2017। कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है बिक्सबाई में। याद रखें दोस्तों, सैमसंग का है, 2017 में लॉन्च हुआ। अलेक्सा कोर्टाना 2014 में लॉन्च हुए, जबकि सीरी 2011 में लॉन्च किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द, अर्थात कहाँ से प्रश्न आयोग ने पूछे, किस दिशा में आयोग का इशारा रहा है प्रश्नों को बनाने में। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक को पूछा गया, जिनको नाम है जॉन मैकार्थी। या बोलें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? तो है जॉन मैकार्थी। इनके नाम को आप ध्यान रख लें। दोस्तों जॉन मैकार्थी ने ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया। किसने? जॉन मैकार्थी ने। यहाँ पर आपको एक बार इस फैक्ट को चेक भी कर लेना है। 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरू की गई, किसके द्वारा? जापान के द्वारा। इसकी बात भी हमने की थी दोस्तों, जापान के द्वारा 1981 में 5th जनरेशन स्कीम या योजना की शुरुआत की गई थी। जापान 1981 5th जनरेशन स्कीम। फिर दोस्तों प्रश्न तो यार यहां से भी आया, VLIC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसको भी ध्यान रख लें। फिर दोस्तों जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, 1997 की घटना, IBM द्वारा बनाए गए डीप ब्लू कंप्यूटर। इस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हराया था। ये भी आप ध्यान रख लेना। इन शतरंज के विश्व विजेता का नाम भी याद रखें, डीप ब्लू कंप्यूटर भी याद रखें, किसने बनाया? तो IBM भी याद रखें। कब की बात है? तो 1997। फिर बात की जानी है गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना 2014 में की गई। किस कंपनी की स्थापना? डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई? वर्ष 2014 में की गई। किसकी कंपनी है? गूगल की कंपनी है। इतना आप याद रखें। फिर यूरोपीय संघ के पहले
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम का नाम क्या है? एस्प्रीट है, इसको भी आप ध्यान रखें। एस्प्रीट क्या है? एस्प्रीट एक ईयू अर्थात यूरोपीय यूनियन का एआई बेस्ड कार्यक्रम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है। क्या? एस्प्रीट किसका है? तो यूरोपीय यूनियन का या यूरोपीय संघ का है। फिर बारी आती है मशीन लर्निंग की कि यार आखिर मशीन लर्निंग क्या होती है, किस हेडिंग के अंतर्गत कवर करना है? हमें कवर करना है एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के अंतर्गत। सो सबसे पहले बात की जाएगी मशीन लर्निंग की कि मशीन लर्निंग आखिरकार क्या चीज होती है। तो दोस्तों ध्यान से आपको सुनना है। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी या काबिलियत या योग्यता, अर्थात खुद से सीखने की क्षमता मशीन या कंप्यूटर की, उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। सामान्य से सेंटेंस में गए तो कंप्यूटर या मशीन की स्वयं से या खुद से सीखने की क्षमता या योग्यता को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर दोस्तों मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डाटा की मदद से अपने आप सीखती है। किससे सीखती है? अपने पुराने अनुभवों से, जो काम मशीन ने पहले किए हैं उन कामों से, और डाटा, इन दोनों को जोड़कर मशीन खुद से सीखती है मशीन लर्निंग में। और दोस्तों मशीन लर्निंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। फिर दोस्तों मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में किया गया। किसने किया? आर्थर सैमुअल ने किया। इनका नाम भी आप ध्यान रख लें। इस प्रकार से हमने बात करी मशीन लर्निंग की। अब बारी आती है डीप लर्निंग की। तो दोस्तों डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग का सबसेट माना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम की जांच करके अपने आप सीखने और सुधारने पर आधारित है। ध्यान रखें, जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का ही सबसेट है। यह ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो कंप्यूटर एल्गोरिदम की जांच करता है, खुद से सीखता है और लगातार इंप्रूवमेंट करता है। मशीन लर्निंग एक प्रकार की डीप लर्निंग, दोस्तों डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग ही है। हमने आगे पहली लाइन में क्या पढ़ा कि मशीन लर्निंग का एक सबसेट है डीप लर्निंग। यदि ये मशीन लर्निंग है तो ये डीप लर्निंग है। ठीक, तो डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मनुष्य के कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की नकल करता है। क्या डीप लर्निंग क्या है दोस्तों? एक प्रकार की मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मनुष्य के कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की नकल करता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? इस डायग्राम को देखना है। सबसे ऊपर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत फिर मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है डीप लर्निंग। समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्म है। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके अंतर्गत मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंतर्गत बात आती है डीप लर्निंग की। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को, ठीक है, और यहां से देख सकते हैं डीप लर्निंग को। एल्गोरिदम की जांच की जा रही है यहां पर डीप लर्निंग में। फिर बारी आती है अन्य तथ्यों की। तो दोस्तों रीवा क्या है? एक रोबोटिक नर्स है, ध्यान रखें। रीवा क्या है? रोबोटिक नर्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर GPAI, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानव अधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का कुशल मार्गदर्शन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल है। क्या है नाम पहल का? GPAI अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इसका
भारत संस्थापक सदस्य है और 2020 में शामिल हुआ। ठीक, 2020 से भारत इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब शुरुआत में जब स्थापना की जा रही थी GPAI की, तब से ही भारत इसका सदस्य है। तभी यहाँ पर कहा गया है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य के रूप में 2020 से शामिल है। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है दोस्तों। ठीक, फिर बारी आती है ANN की। इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। दोस्तों इसे न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा एक तो ऐसे, AAN का फुल फॉर्म बताएं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसका अन्य नाम बताएं। तो आपको न्यूरल नेटवर्क ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है CBSE के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो इंटेल कंपनी से समझौता किया गया है। किसको? CBSE के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली इस पूरे अध्याय की। अगले वीडियो में हमें बात करनी है इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यदि आपने पूरा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा तो पहले आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर, ठीक, कि आप थ्योरी वाले सेक्शन को कवर करें ताकि आप अधिकतर प्रश्नों का आंसर सही कर पाएं। ठीक, दो फायदे होंगे, आप वहां पर रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका रिवीजन होगा। यदि आप पहले थ्योरी नहीं पढ़ेंगे फिर सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे तो क्वेश्चन तो आप पे बनने ही नहीं है, एक अलग बात। डीमोटिवेशन का शिकार अलग से हो जाना है, दूसरी बात। तीसरी बात कि आपका रिवीजन भी नहीं होना है। पढ़ोगे तभी तो रिवीजन होगा, पहली बार में थोड़ा रिवीजन हो जाता है, पहले पढ़ते हैं फिर रिवीजन होता है। यहाँ तो आप सीधा टेस्ट लगा रहे हैं, इसको तो पढ़ना भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मूर्खता। इस बात के लिए हम कर सकते हैं कि हाँ हमें पेपर के स्टैंडर्ड का अनुमान लगाना है तो हम प्रश्न देख सकते हैं पहले, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन आपसे इतनी अपेक्षा है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज होगा। ये सिर्फ उनके लिए जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो पहले आप थ्योरी वाला सेक्शन देखें फिर आप क्वेश्चंस पर आएँ। ठीक, जिन्होंने कहीं और से, किसी और पुस्तक से, किसी और वीडियो से इस टॉपिक को कवर किया है तो वो डायरेक्ट भी हमारी क्वेश्चन वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो फिर दोस्तों इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।